वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। एसएसटी पेडागोजी को लेकर, जी हाँ, समाजशास्त्र विषय को लेकर सीटेट फरवरी 2026 को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लाए हैं दोस्तों। टोटली एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हम आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन और उसके आंसर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, समाजशास्त्र जो होता है, एसएसटी पेडागोजी जो होता है दोस्तों, खास कर पेपर 2 के लिए 60 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाता है दोस्तों। और बहुत ज्यादा अहमियत होती है एसएसटी पेडागोजी समाजशास्त्र विषय की, क्योंकि जिस प्रकार की सीरीज हमारी शुरू है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों, जिससे क्या है, आपको टीएटी प्लस सीटेट से जुड़े तमाम वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, और हम आपको बता रहे हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न क्या है, आपको परीक्षाओं में लगातार जो है एसएसटी पेडागोजी को लेकर, समाजशास्त्र विषय को लेकर देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रश्न जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुका था। दो विकल्प इसके यहां पर इन्होंने बताया गया है, जिसमें ए बताया गया है कि बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था। इस प्रकार आपको क्या है, दो विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों, और ऑप्शन भी आप दे सकते हैं कि बताया जा रहा है कि केवल विकल्प ए सही है, केवल विकल्प बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और बी दोनों गलत है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो पहला विकल्प दिया गया है, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे, तो पहला विकल्प यहां पर सही होगा। साथ ही साथ आपको दूसरा विकल्प बताया गया कि ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था, तो दूसरा विकल्प भी यहां पर क्या है दोस्तों, सही होगा। मतलब आपका ऑप्शन ए और बी यहां पर क्या है, दोनों सही दोस्तों, दोनों क्या है, सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, जिस प्रकार से यहां पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता है सीटेट जो है वो सिलेबस के बाहर नहीं जाता है, और एसएसटी पेडागोजी में आपको इसी प्रकार के प्रश्न इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र को लेकर पूछे जाएंगे दोस्तों। प्रश्न है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। आपको विकल्प दिया गया है बंगाल, आंध्रा, असम या फिर पंजाब। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों, और देखिए यहां पर अगर आप सही विकल्प की बात करोगे तो ऑप्शन जो बी यहां पर दिया गया है दोस्तों, आंध्रा हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। इसको लेकर स्पष्टीकरण भी हम आपको यहां पर बताएंगे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश, विशेषकर डेल्टा क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। टोटली एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर क्या है, आपको स्पष्टीकरण भी जो दोस्तों क्या है, दिया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब देखेंगे आप, जिस प्रकार से यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार है कि एक रोल प्ले नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। आप प्रश्नों को समझेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं हर बार बताता हूं कि क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह अभिनव वे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, मतलब आपको 2 छात्रों का यहां पर क्या है, सिलेक्शन किया गया है। 2 समान कद और वजन वाले छात्रों का यहां पर क्या है दोस्तों, सिलेक्शन किया गया है। मानो कि आप यहां पर जो ग्रह आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो इसमें हमको ढूंढना है कि समान दिखने वाले ग्रह कौन से हैं। तो आपको विकल्प दिए गए हैं, तो देखिए बुध और शुक्र, शनि और पृथ्वी। पृथ्वी
चंद्रमा और पृथ्वी और शुक्र। तो देखिए आपका जो डी वाला विकल्प है यहां पर वो सही होगा दोस्तों, पृथ्वी और शुक्र। अब देखिए इसको लेकर स्पष्टीकरण यहां पर दिया गया है, क्योंकि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एक रोल प्ले में समान कद काठी के छात्रों को द्वारा दर्शाने के लिए पृथ्वी और शुक्र सबसे उपयुक्त ग्रह है, क्योंकि इन दोनों का आकार लगभग एक जैसा है। इसलिए हमने क्या किया कि दो समान कद वाले और वजन वाले छात्रों का चुनाव किया, क्योंकि आप देखेंगे कि पृथ्वी का और शुक्र का लगभग आकार जो है एक जैसा होता है, जबकि बुध सबसे छोटा और शनि बहुत बड़ा है और पृथ्वी वो चंद्रमा का आकार में काफी अंतर है। तो इस प्रकार क्या है, आप यहां पर एनसीईआरटी के हिसाब से स्पष्टीकरण भी जो है दोस्तों सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जिस प्रकार यहां पर आपको पूछा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र है, ओके, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल है, बाकी 2 कौन से है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक पर्यावरण के कितने क्षेत्र है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाता है 4 क्षेत्र है, जिसमें से एक वायुमंडल हो जाता है, दूसरा जैवमंडल हो जाता है, बाकी के जो 2 बचे हैं वो कौन से हैं हमको यहां पर ढूंढना है। तो देखिए यहां पर तीसरा आपका होगा जलमंडल और चौथा होगा दोस्तों स्थल मंडल, मतलब आपका जो बी वाला विकल्प है वो यहां पर क्या है सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए जिस प्रकार का 5वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर आप 0 अक्षांश पर है तो आप डैश डैश पर खड़े होंगे। बिल्कुल आपको यहां पर जो है दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बीच की जो लाइन होती है दोस्तों, काल्पनिक लाइन जो होती है उसको हम 0 अक्षांश कहते हैं, या उसको हम दोस्तों विषुववृत्त कहते हैं। तो आपका जो पहला विकल्प यहां पर होगा वो सही होगा। आप लोगों को पता है कि उत्तर ध्रुव 90 डिग्री में होता है, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री में होता है दोस्तों, और मकर रेखा जो होती है वो दक्षिण में 23.5 पर होती है। तो इस प्रकार क्या है, आप यहां पर अपना सही विकल्प जो है वो ऑप्शन ए लगा लेंगे, विषुववृत्त। तो ऑप्शन ए जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर पूरी तरीके से परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जितने बच्चे वीडियोस को देखते हैं दोस्तों उतने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते। तो यहां पर आप लोगों के लिए बड़े क्रूशियल वीडियो जो है दोस्तों अंतिम समय में हम लेकर आ रहे हैं। प्रश्न आप देखेंगे कि यदि 60° पश्चिम देशांत पर 10 पूर्वाह है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। अब देखिए 10 पूर्वाह यानी मतलब आपको बताना है दोस्तों कि 10 AM हुआ है, कहां पर 60° पश्चिम देशांत पर कितना बजा है, तो 10 AM हुआ है, मतलब दिन का 10 बजा है दोस्तों। तो यहां पर आपको पूछा गया है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। तो सिंपल सी बात है, ग्रीनविच पर जो समय होगा दोस्तों वो दोपहर के 2 बजे होंगे, मतलब 2 PM आप यहां पर क्या है अपना आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। अपराह मतलब PM और पूर्वाह मतलब AM, ये 2 चीजें आप क्या है दोस्तों यहां पर जानेंगे। तो विकल्प बी जो है आपका वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका वो बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है दोस्तों रहेगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 7। आप देखेंगे दोस्तों 7वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि 13वीं 15वीं शताब्दी के बीच, मतलब 13 से 15वीं शताब्दी के बीच क्रमिक दिल्ली के शासकों का सही कालानुक्रम चुनिए। अब देखिए 13 से लेकर 15वीं शताब्दी तक दिल्ली के जो शासक थे उनका सही कालानुक्रम हमको क्या है दोस्तों यहां पर देखना है। आपके सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, और सही विकल्प की अगर आप बात करेंगे तो पहले तुर्की आते हैं, उसके बाद खिलजी आते हैं, उसके बाद तुगलक आते हैं, और लास्ट में जो है दोस्तों सैयद आते हैं। मतलब आपका डी वाला विकल्प यहां पर क्या है सबसे उचित होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। अब देखिए 8वां जो प्रश्न है दोस्तों ये करीब करीब राज्य शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि यदि जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकर की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इस प्रकार का आपको क्या है प्रश्न यहां पर पूछा गया है दोस्तों। मौलिक अधिकार को लेकर भी प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन 1 बताया गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्र का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो देखिए यहां पर जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा दोस्तों उसको हम कहेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल उचित होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा वो सही रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन आपको क्या है सीटेट एसएसटी पेडागोजी में समाजशास्त्र में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उतने ही सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हर बार क्या है आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे दोस्तों, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि कोरेगांव के रास्ते में डॉक्टर अंबेडकर के अनुभव को बताने के बाद एक शिक्षक पूछता है क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, लेकिन यह क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, कारण और प्रभाव, अनुभव की तुलना करना, परिकल्पना, स्थिति या फिर स्थितियों से अनुमान लगाना। तो देखिए दोस्तों यहां पर डी वाला विकल्प जो है वो सबसे उचित होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका सही आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी क्या है हमने यहां पर ये क्वेश्चन देखने हैं। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर जिस प्रकार पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि एक से अधिक स्तर की सरकार वाली राजनीतिक व्यवस्था को डैश डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आपको विकल्प दिए गए हैं गणतंत्रात्मक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष या फिर उदार। तो देखिए यहां पर आप क्या है दोस्तों एक से अधिक स्तर की सरकार वाली राजनीतिक व्यवस्था को संघीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब बी वाला विकल्प ही आपका क्या है यहां पर सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है परफेक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है आपको हमारे सभी वीडियो जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि 9 फरवरी 2026 से जैसे ही आपका 8 तारीख को सीटेट का पेपर खत्म होता है दोस्तों, आंसर की देने के बाद हम 9 फरवरी 2026 से जो है टीएटी 2026 के क्लासेस शुरू करने वाले। तो आप हमारे चैनल की अभी मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि डिटेल में इस बार जो है हमको टीएटी पढ़ना और टीएटी का जो हमारा निकाल रहा है दोस्तों वो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट रहा है। मतलब बेहिसाब बच्चे यहां पर क्या है इस बार दोस्तों पास हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, जितने लोग यहां पर जुड़े हैं दोस्तों वो वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट और मोटिवेशन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार है उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। मतलब आपका जो पहला विकल्प है वो यहां पर क्या है दोस्तों सही होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा वो आपका बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 12। जिस प्रकार आपको यहां पर क्या है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय को न्याय प्रदान करने के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अधिनियमित किया गया था? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनजातीय और दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक और जनजातीय। तो देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न है कि किस समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए अत्याचार निवारण मतलब अधिनियम 1989 किया गया था? तो देखिए जनजातीय और दलित यहां पर आपका उचित विकल्प होगा। मतलब पहला जो विकल्प है वो यहां पर क्या है सही होगा दोस्तों। ऑप्शन एक की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन एक जो है आपका सही यहां पर आंसर होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 13वां जो प्रश्न है वो एसएसटी पेडागोजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हर वीडियो में पिछले 50 दिन से बोल रहा हूं दोस्तों कि पेडागोजी क्या होती है, सिलेबस नहीं होता है, कोई इसकी बुक्स नहीं होती, ये आपका एक तरीके से आपकी स्किल होती है एज ए टीचर। एक लॉजिकली जो है आप क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण पद्धति कौन सी होंगी। तो देखिए
कितनी सिंपल सी बात है, क्योंकि बाजार विषय का जब आप परिचय दे रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया सबसे अच्छी शिक्षण पद्धति कौन सी होंगी। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है। विकल्प आपके सामने मौजूद है, तो देखिए विभिन्न बाजारों के चित्र दिखाना, ऑप्शन 2 मानचित्रों पर विद्यालय के चारों ओर प्रमुख बाजारों को दर्शाना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना और चर्चा करना, या फिर एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक दुकानदार को कक्षा में क्लास में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहां पर सबसे उचित विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो ग्राम पंचायत के संदर्भ में पूछा गया कि भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो सिंपल सी बात है, सभी को इसका जो है दोस्तों जवाब पता होना चाहिए कि भारत में ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। तो आपका जो यहां पर सी वाला विकल्प दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, सबसे उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपको जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है, जस्ट 1 मिनट, ये दिक्कत हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कि एक पुलिस थाने के प्रभारी व्यक्ति का पदनाम क्या है। एक जनरल नॉलेज के बेस पर भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि एक पुलिस थाने के जो प्रभारी व्यक्ति होते हैं उसका पदनाम क्या होता है। आपको यहां पर विकल्प दिए गए हैं कि विशेष कर्तव्य पर अधिकारी, गृह निरीक्षक, स्टेशन हाउस अधिकारी, या फिर आपका जो चौथा विकल्प यहां पर दिया गया है कि पुलिस अधीक्षक। तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, स्टेशन हाउस अधिकारी। ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों उचित विकल्प होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर अगर आप यहां पर इंफॉर्मेशन भी देखेंगे दोस्तों, हम आपको यहां पर बताएंगे कि पुलिस स्टेशन का नेतृत्व स्टेशन हाउस ऑफिसर मतलब SHO करता है, जो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। तो इस प्रकार क्या है आप इंफॉर्मेशन देख लेंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट आपके सामने फिर से एक बार हम लेकर आए हैं दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से, और पेपर 2 के लिए यहां पर आपको 40 क्वेश्चन सेट दिए जा रहे हैं दोस्तों सिर्फ 399 रुपए में। मतलब आप समझेंगे कि 10 रुपए में एक क्वेश्चन सेट आपको यहां पर मिल रहा है दोस्तों। सभी क्वेश्चन सेट में स्वतंत्र आंसर की दी गई है। आपको मराठी भाषा को लेकर 10 अलग अलग प्रश्न पत्रिकाएं दी जाएंगी, हिंदी भाषा को लेकर 10 अलग अलग प्रश्न पत्रिकाएं दी जाएंगी, 100 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी दोस्तों। हर क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर की है। CDP मतलब बाल मानस शास्त्रों को लेकर 10 क्वेश्चन सेट, और आपको SST पेडागोजी को लेकर समाज शास्त्र विषय को लेकर 10 क्वेश्चन सेट यहां पर मिलने वाले हैं दोस्तों, जिसमें 600 प्रश्न आप देख सकते हैं। टोटली सिलेबस को यहां पर कवर किया गया है NCERT के हिसाब से, और सभी के अपने अपने जो है दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन सेट यहां पर बनाए गए हैं विद आंसर की। आप इसको बगैर जेरोक्स करे मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, जेरोक्स भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट ये आपकी परीक्षा के लिए होने वाले हैं। परीक्षा में 21 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार की प्रैक्टिस कर कर अगर आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा इसको आपको होने वाला है दोस्तों, क्योंकि TAT का रिजल्ट हमारे सामने है, और जिस प्रकार से हमारा प्रदर्शन रहा है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं लाजवाब रहा है। इतने बच्चे पास हुए हम आपको गिनती भी नहीं करके बता सकते दोस्तों, क्योंकि जिसने मेहनत की है वो पास हुआ, इसका ये इतिहास है दोस्तों। क्योंकि यहां पर अगर आप बगैर मेहनत के पास होना चाहोगे तो ऐसा होता नहीं है। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यहां जो प्रश्न पत्र आता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी होंगी। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर कर अभी आप क्या है दोस्तों 399 पेड कर कर हमारे स्कैनर पर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको क्या है यहां पर क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे। 40 क्वेश्चन सेट पेपर 2 के लिए 399 में, जिसमें आपको मराठी, हिंदी, बाल मानस शास्त्र और समाज शास्त्र विषय मिलने वाले दोस्तों। तो अभी जाकर जो है आप हमें व्हाट्सएप कर कर इसको परचेस कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को एक बार फिर से क्या है दोस्तों लाइक कर लेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। तो देखिए मौसमी पवन कौन सी है, व्यापार हवाएं, मानसून, पछुआ हवाएं या फिर स्थलीय हवाएं। तो देखिए यहां पर मौसमी पवन का उदाहरण है दोस्तों मानसून। मतलब आपका जो बी वाला विकल्प है वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। ओके, थोड़ा दिक्कत होती है PDF में कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ी सी परेशानियां हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पूछा गया कि कौन सा देश सहारा मरुस्थल से नहीं ढका है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। लीबिया, ट्यूनीशिया,
माली, दक्षिण सूडान। तो देखिए कौन सा देश सहारा मरुस्थल से नहीं ढका है, तो दक्षिण सूडान नहीं ढका है। मतलब आप कहोगे कि सर यहां पर डी वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो दोस्तों आपका क्या है, सही विकल्प, उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न पूछा गया कि कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच है। तो देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। आपका जो विकल्प यहां पर एक दिया गया है वो क्या होगा, सबसे सही विकल्प यहां पर समझा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है कि चखे संघ समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न आपको एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर। तो देखिए चखे सांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं उसको हम कहेंगे दोस्तों नागालैंड। मतलब आपका जो बी वाला विकल्प यहां पर रहेगा वो सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, उचित विकल्प माना जाएगा। अगला प्रश्न एसएसटी पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। प्रश्न है कि गृह कार्य का महत्व विषय से जुड़ते समय एक शिक्षक को गृह कार्य का चित्रण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सही आंसर की बात आप करेंगे तो एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या है दोस्तों, सही विकल्प माना जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, हमने 20 प्रश्न यहां पर देखे दोस्तों एसएसटी पेडागोजी को लेकर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। देखिए यहां पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के हिसाब से हमने नोट्स भी तैयार किए दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 के हिसाब से नोट्स यहां पर बनाए गए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में आपको 499 में मराठी, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस के नोट्स मिलेंगे दोस्तों। पेपर 2 में 499 में आपको मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सीडीपी और समाजशास्त्र के नोट्स मिलेंगे दोस्तों। दोनों पेपर के नोट्स आपको 599 रुपए में यहां पर दिए जाएंगे। स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिख रहा है दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर अभी इसको आप क्या है परचेस कर सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स आपके लिए होने वाले हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।